हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, की हाल है जी ਤੁਹਾਡੇ? ठीक ठाक सब? आई होप you are fit and fine at home. So let us continue with the topic, the questions of miscellaneous exercise. So let us do the, we have done two questions of miscellaneous exercise. Now we are going to start the next question number 3. Your question number 3 is, find the domain of the function fx equal to x square plus 2x plus 1 over x square minus 8x plus 12. जैसे कि आपने ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है एग्जाम्पल में, सो इट इज़ क्वाइट इजी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है डोमेन फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर का जो इसके फैक्टर करने हैं. ठीक है जी. सो व्हेन यू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस सिक्स एंड x माइनस टू. ठीक है जी. सो दीज आर द फैक्टर्स. नाउ ये वैल्यूज इसमें फिल कर दी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस सिक्स एक्स माइनस टू. तो जैसे कि आपको पता है कि x 6 और 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और डोमेन आपको पता है क्या होती है, डोमेन होती है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है जी. सो दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 and 6. So its domain is equal to all real numbers, set of all real numbers except 2 and 6. So this is your right answer, that is the domain of the function. ठीक है जी. So let us continue with the next question. Question number 4. हाँ जी, question number 4 is, find the domain and range of the function fx equal to x minus 1 square root of x minus 1. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी डोमेन और रेंज आपको फाइंड करनी है. सो टू फाइंड द डोमेन, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी होता है तो डोमेन फाइंड करने के लिए जो इसके अंदर होता है, रूट के अंदर, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं. तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करते हैं. Let us find the domain of the function. So as x minus 1 जो है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे. जैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन होता है that should be greater than or equal to 0. So that's why this x minus 1 is greater than or equal to 0. 1 को सेट शिफ्ट कर दो तो x greater than or equal to 1 हो जाएगा. So इसका मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 1 to infinity. So therefore domain of this function is 1 to infinity. ठीक है जी. So this is very easy. तो डोमेन फाइंड करनी है मीन्स x की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है. अगर 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. ठीक है जी. 1 से छोटी वैल्यू, अगर मैं 0 फिल करूंगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट में, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड. स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है दैट इज जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके 1 टू इन्फिनिटी इसका आंसर आता है. ठीक है जी. नाउ टू फाइंड द रेंज फाइंड करनी है. तो रेंज के लिए, रेंज आपको पता है रेंज होता है द वैल्यू ऑफ y. सो लेट, इसमें आपको लेट कर लेना है y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1. ठीक है जी. सो आपको पता है कि जो भी इसका आंसर है, मतलब डोमेन होती है इनपुट और रेंज होती है आउटपुट. जो इनपुट फिल करके जो आउटपुट आती है, तो अगर मैं इसमें मिनिमम वैल्यू 1 फिल करता हूँ, अगर मैं इसमें मिनिमम वैल्यू 1 फिल करता हूँ तो इसमें मिनिमम आंसर कितना आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी. 2 फिल करता हूँ वी हैव द वैल्यू 1. 3 फिल करता हूँ वी हैव वैल्यू रूट 2. सो इट मीन्स दिस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to infinity. You can directly write this answer
because when we put the domain, when we put the values between 1 to infinity, your answer will be 0 to infinity. So this is the range. range मतलब जो इसका आंसर होता है, और डोमेन मतलब जो इनपुट होती है जो हम इसमें फिल कर सकते हैं, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है. So this is the domain and this is the range of the function. This is the question. ठीक है जी. Now let us take next question number 5. Question number 5 is find the domain and range of the function mod of x minus 1. domain and range of the function x mod x minus 1. जैसे कि आपको पता है मॉडुलस फंक्शन कोई भी होता है उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है. सो यू कैन डायरेक्टली राइट द डोमेन हियर. डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. सो ये फंक्शन डिफाइंड होगा सभी रियल नंबर्स के लिए. सो और इसमें आपको पता है जो इसकी रेंज होगी मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है दैट इज 0 to infinity. ठीक है जी. बिकॉज दिस इज द मिनिमम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0 because when we put x equal to 1 here its answer will be 0. so इसका जो आंसर है वो रेंज जो है, रेंज मीन्स y की वैल्यू, यानी कि अगर हम इसमें रेंज फाइंड करने के लिए इसको y के इक्वल करते हैं तो जो हम x की कोई भी रियल वैल्यू फिल करेंगे तो जो y का आंसर है y जो है वो 0 to infinity बिलोंग करेगा. So this is the therefore the range of this function is, इसकी रेंज जो है 0, infinity, 0 closed, infinity open. So this is the right answer because it's range means इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है इंक्लूडिंग 0 because this function is absolute valued function. So इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और 0 भी इसका आंसर आ सकता है. तो मिनिमम आंसर इसका 0 आएगा, मैक्सिमम आंसर इसका पॉजिटिव तक जाएगा. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. सो ये x की कोई भी रियल वैल्यू फिल करेंगे इसका आंसर एक डिफाइन होगा. मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स, दैट्स व्हाई इट्स डोमेन इज R and its answer will be 0 to infinity. So its range is equal to 0 to infinity. ठीक है जी. Let us take the next question. Next question number 6 is, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, f आपके पास गिवन है, f is x, x square over x square plus 1. ये आपके पास फंक्शन है और x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. सो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन है फ्रॉम R to R. दिस फंक्शन इज f फ्रॉम R to R. तो बेटा जी कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पे डिफाइंड होता है तो ये डोमेन होती है, ये को डोमेन होती है. तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट्स डोमेन इज R एज इट इज मेंशन्ड दैट द वैल्यू ऑफ x which belongs to the set of real numbers, so its domain is R. You have to find the range of this function, determine the range of the function. तो range find करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है ये x होता है, ये y होता है, तो इसको y के इक्वल करते हैं. y के इक्वल कीजिए इसको, बहुत इजी है, ध्यान से देखना. इसको y के इक्वल किया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट y into x square plus y is equal to x square एंड x square इस साइड ले जाइए तो ये आ जाता है आपके पास y x square. हाँ जी, ये बन जाता है y x square माइनस x square और ये y उस साइड जाएगा तो ये माइनस y हो जाएगा. यहाँ से x square की वैल्यू कितनी आ जाती है, x यहाँ से कॉमन लेंगे ना x स्क्वायर तो y माइनस 1 आएगा और डिवाइड में चला जाएगा, वी गेट माइनस y ओवर y माइनस 1. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इट इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y. तो बेटा जी ये आपके पास
वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो अब आपको पता है एज, अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान देना यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज x इज ऑलवेज, सॉरी x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो जो x स्क्वायर है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट्स आंसर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फिल करते हैं तो मेरे पास आता है y ओवर 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने y की वो वैल्यूज लेनी है जिस पे ये जो टोटल फंक्शन y ओवर 1 माइनस वाई है ये पॉजिटिव या 0 हो, ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पहले न्यूमिनेटर को 0 को इक्वल करते हैं तो y की वैल्यू एक 0 आती है, एक y की वैल्यू 1 आती है। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन y ओवर 1 माइनस वाई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। दिस इज क्वाइट इजी। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे, यहाँ पे 0 लोकेट कर देंगे, यहाँ पे 1 लोकेट कर देंगे। सो योर सब इंटरवल्स, अब आपको ध्यान देना है कि इसके जो इंटरवल है ये बना माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। इन तीनों में से इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। हमने y की वो वैल्यू लेनी है जिस पे ये पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी और 0 में जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनमें से कोई एक वैल्यू आपने y की यहाँ पे फिल करनी है। फिर देखना है ये इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। माइनस इन्फिनिटी और 0 में सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू -1 लेता हूँ, ठीक है जी। सो जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू -1 लूंगा तो आएगा -1 ओवर 1 माइनस -1। सो दिस इज -1/2, so which is a negative, so that's why I am writing here negative. What is the negative? Negative means इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं y की जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए ये y अपॉन 1 माइनस वाई, या ध्यान देना y ओवर 1 माइनस वाई जो है ये नेगेटिव होगा हमेशा। और अगर मैं 0 और 1 के बीच में वैल्यू फिल करता हूँ, जैसे 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, सो अगर मैं यहाँ पे हाफ फिल करता हूँ यहाँ पे तो ये आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। सो दिस इज 1/2 ओवर 1/2, दिस इज 1, so which is positive. So as you see in between 0 and 1, this all the values of this function is positive. So I have taken here positive, ठीक है जी। Similarly from 1 to infinity आपने कोई भी यहाँ से कोई भी एक नंबर उठाना है और इसमें चेक करना है पुट करके। जैसे 1 और इन्फिनिटी में 2 आता है, 3 आता है, तो अगर मैं y की वैल्यू 2 फिल करता हूँ तो मेरे पास आता है 2 ओवर 1 माइनस 2, दैट इज नेगेटिव, ठीक है जी। सो आई एम राइटिंग हियर नेगेटिव। अब आपने आंसर देखना है, ध्यान देना। आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद आपने ये ध्यान देना है कि ये सिंबल क्या है पॉजिटिव का, ठीक है जी। पॉजिटिव का सिंबल है, इट मींस जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो इसका आंसर होगा। इसका मतलब जो y है वो बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। अब ओपन इंटरवल लगाना है या क्लोज्ड इंटरवल लगाना है डिपेंड करता है इस पे। अब ध्यान देना y की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती है, बिकॉज अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो 1 जो है 1 वाली साइड में ओपन रखना है, देयरफॉर y बिलोंग्स टू, यहाँ 1 की साइड ओपन रखना है, ठीक है जी। अब 0 जो है इस साइड ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे, डिपेंड्स अपॉन दिस whether it satisfy the equation or not. When we put y equal to 0 here, this whole term is 0 and which satisfy the equation, so its value is, हाँ जी 1 वाली साइड ओपन रखना है बेटा जी, सॉरी दिस 1 इंक्लूड नहीं करना है। 1 इंक्लूड कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 इंक्लूड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा विच इज इक्वल टू 0, सो इट इज डिफाइंड फॉर द y, ठीक है जी। सो देयरफॉर इट्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज
0 क्लोज्ड 1 ओपन, ये इसका आंसर होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब भी आपने रेंज फाइंड करनी है तो सबसे पहले इसको बाई के इक्वल किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है वाई ओवर 1 माइनस वाई। आफ्टर दैट मैं यहाँ से शुरू करूंगा, एज एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है, ठीक है जी, किसी भी रियल नंबर के लिए। सो बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाई ओवर 1 माइनस वाई निकाली थी हमने, वो यहाँ पे फिल की। अब आपने ये जो है इसको सॉल्व करना है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है आपका, दिस इज द मेथड। फर्स्टली आपने क्या करना है, जितने भी इसके फैक्टर हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको जीरो के इक्वल करना है। तो अगर मैं y को जीरो के इक्वल किया तो मेरे पास आंसर जीरो आ गया। अगर 1 माइनस वाई को जीरो किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन हियर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। 0 और 1 को यहाँ पे लोकेट कर दीजिए। फिर आपके पास 1, 2 और 3, इसमें 3 सब इंटरवल इसमें बन गए। इन सब इंटरवल में इस फंक्शन का साइन चेक करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो how to check the sign of the function y over 1 minus y. Firstly you have to put any value between minus infinity to 0. when we put a minus infinity to 0 के बीच में कोई भी वैल्यू फिल करेंगे आप यहाँ पे y की जगह पे, तो ये नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे y की जगह पे, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं 1 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू फिल करूंगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी। नेगेटिव मींस आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लीजिए, ठीक है जी। आफ्टर दिस आपने ये देखना है, इसको ध्यान में देखते हुए कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। y 1 नहीं हो सकता मतलब y इंक्लूड नहीं कर, सॉरी 1 इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, बट 1 जो है इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा। क्यों होगा 0 इंक्लूड? बिकॉज 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है जी। 0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इसको डिफाइंड नहीं कर रहा है, 1 के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई इट्स रेंज इज इक्वल टू 0, 1, 0 साइड क्लोज्ड 1 साइड ओपन, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक। ओके, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा जी, 7th क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस बिकॉज addition, subtraction, multiplication and division of the two functions, this is not in your syllabus, this is already deducted, ठीक है जी। ये सिलेबस में डिलीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, 8th क्वेश्चन है, इफ f इज इक्वल टू, f की वैल्यू आपके पास दी है 1 1 2 3 1 1 2 3, it is 0 minus 1 0 minus 1 and minus 1 minus 3. I think this question we have already done it. This is the function f, ठीक है जी। This is the function from this is the function from z to z. ये जो फंक्शन है ये z to z है। z मतलब set of integers, the domain is z, codomain is z. As you know, this first one is domain and the second one is codomain. Now define the function fx equal to ax plus b, fx equal to ax plus b. So this is the linear function. You have done such this question, same question in example, so you can easily solve this question. तो कैसे solve करना है आपको? हाँ जी, a और b find करना है, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ये पेयर इसमें फिल करना है, एक इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 1, फिर ये वाला पेयर इसमें फिल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास एक आंसर आएगा। फिर आपने क्या करना है, जो उस आंसर में ये जो दो बाकी के दो पेयर हैं इनको चेक करना है वेदर दे सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट, एंड दैट इज द इक्वेशन लीनियर फंक्शन, ठीक है जी। So you can easily find the linear function here, which is same as we have done in example. Okay, you can do it yourself. Now let us take the next question number 9. Question number 9 भी इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने
एग्जाम्पल में किया है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं इसको। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, डिफाइंड एज f इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू, इसमें r की वैल्यू दी है a, b such that ab belongs to n, a, b belongs to n and a is equal to b square, a की वैल्यू b square। तो ये आपके पास फंक्शन रिलेशन डिफाइन है कि ऐसा पेयर ए बी जिसमें कि ये सेटिस्फाई हो कि a इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसमें लिखा है आर द फॉलोइंग ट्रू। तो सबसे पहला टॉपिक है a, a बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं एज a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। a कभी भी a स्क्वायर के बराबर नहीं होगा नेचुरल नंबर में। ठीक है जी, सिर्फ ये पॉसिबल है ओनली 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट 2 is not equal to 2 square, 3 is not equal to 3 square, so it does not satisfy this equation for this, so therefore this statement is false, so this is false statement, right? second one आपके पास है अगर AB belongs to R है, अगर AB R को बिलोंग कर रहा है implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। ये आपको देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो हाँ जी, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है बी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, अब आपने देखना है कि क्या बी ए स्क्वायर के बराबर हो सकता है। सो बी, अगर ए बी स्क्वायर के बराबर है तो b cannot be equal to a square। ठीक है जी, जैसे मान लो आपने a की वैल्यू 4 ली, b की वैल्यू 2 ली, तो 4 जो है 2 के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन 2 जो है 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। therefore हम क्या लिखेंगे, this statement is false, this is also false statement because it does not satisfy this b equal to a square। ठीक है जी, so let us take the next part of this question। third part is हम चेक कर रहे हैं which one is true or false। AB belongs to R and BC belongs to R। अब आपने चेक करना है अगर ये दो पेयर इंक्लूड है, is it AC belongs to R। हाँ जी, तो आप देखोगे यहां से A जो है B के स्क्वायर के बराबर होगा और ये जो है b जो है वो c स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी, तो अब आपने देखना है क्या a c स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये b की वैल्यू c स्क्वायर यहाँ पे फिल कर देते हैं तो आ जाता है c स्क्वायर। तो इसका मतलब a जो है c की पावर 4 के बराबर है, therefore a जो है वो c स्क्वायर के बराबर नहीं है। सो ac जो है वो does not belong to R है, so therefore this is also false statement, this is also false statement। so you have to check whether the following statements are true or not for this relation a is equal to b square। so these all the three parts are false because and explanation I have given to you। ठीक है जी, so let us take the next question, question number 10 here। let a is equal to, हाँ जी 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी 10th क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 10 इज a की वैल्यू दी है आपके पास 1 2 3 4, a इज अ सेट 1 2 3 4। ठीक है जी, और यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास गिवन है, b कितना गिवन है, b है आपके पास 1 5 9 11, 1 5 9 11 15 and it is 16। so these are the values of a and b।
These are the two sets A and B. Now let f is defined as f दिया हुआ है यहाँ पे 1,5, ठीक है जी, 2,9, 3,1 and 4, 5, 2, 11, 4, 5 and 2, 11, 2,11, ठीक है जी. These are the pairs in F. Question is, are the following true? First is F is a relation. हाँ जी, पहला पार्ट है F is a relation. F रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है जी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B, तो उसमें से ये सारे पेयर क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो आपने ये चेक करना है. 1,5, 1 A में है, 5 B में है. यस, इट सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है. आगे है 2,9, 2, 9, यस इट इज ट्रू. 3,1, यस इट इज ट्रू. 4,5, 4,5, यस इट इज ट्रू. 2,11, 2,11. सो आप क्या लिखोगे? यस इट इज अ रिलेशन. और आप क्या लिखोगे? बिकॉज क्या रीजन लिखोगे इसका रीजन लिखोगे बिकॉज F इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. F जो है A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए हम इसको रिलेशन बोल सकते हैं. जैसे कि आपको पता है रिलेशन क्या होता है. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट पार्ट इज, अगर नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B. जस्टिफाई योर आंसर इफ इन ईच केस. पहले केस में हमने जस्टिफाई कर दिया, अब हमने देखना है सेकंड केस में, इज इट अ फंक्शन. अब फंक्शन क्या होता है आपको पता है. सेकंड पार्ट, इज इट अ फंक्शन. यस इट इज अ फंक्शन. नो इट इज नॉट अ फंक्शन. नो इट इज नॉट अ फंक्शन. बच्चे अब आपको पता है कि फंक्शन क्यों नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इन दो पेयर्स को देखो, एक ये पेयर और एक ये पेयर. आप देख रहे हो these pairs, from these pairs, because 2 has 2 images. ठीक है जी, that is 9 and 11. Clear? हाँ जी बेटा, that's why this is not a function, because 2 की 2 images हैं. 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है. So 2 has 2 images. As you know, the function is क्या होता है function? Function क्या होता है? If each element of A has its unique image in B. So यहाँ पे unique image नहीं है, यहाँ पे 2 images हैं. Therefore this function is not दिस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है जी, ये फंक्शन नहीं है बच्चे, राइट, बिकॉज इट हैज 2 इमेजेस. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाँ जी 11th क्वेश्चन इज, आपके पास 11th क्वेश्चन है कि लेट F इज अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z. इट इज डिफाइंड एज F इज अ फंक्शन फ्रॉम Z to Z. F is a function. F is a subset of, see here, F is a subset of Z cross Z. ठीक है जी, F जो है वो Z cross Z का सबसेट है. It is defined as F is equal to, ये आपके पास गिवन है, AB, A plus B. ये पेयर है AB, A plus B. This is the pair such that A, B belongs to Z. A और B दोनों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. दिस F is a Z cross Z and this is defined as AB into A plus B where AB belongs to Z. ठीक है जी. Is F a function? Justify the answer. क्या F a function है?
तो आपको पता है कि f जो है सबसेट है z क्रॉस z का। इसका मतलब जो है f, इसका मतलब इस लाइन का मतलब है कि f जो है रिलेशन है फ्रॉम z टू z। अब आपने बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल। सो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू फिल करूंगा a और b की अलग अलग वैल्यूज, जिसमें कि इसका आंसर सेम बनाना है आपको, ठीक है जी। तो इसके लिए हाँ जी बेटा, इसमें क्या है कि f इज इक्वल टू ए बी कोमा ए प्लस बी, यानी के पहला a इंटू बी है, दूसरा a प्लस बी है। तो इसको काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर मैं लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन f इज इक्वल टू, अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं, b की वैल्यू 3 लेता हूं, मैं a और b इंटीजर लूंगा, ठीक है जी। तो अगर मैं a और b इंटीजर लेता हूं बच्चे, सो वी हैव दिस f में कौन सा पेयर बन जाएगा, अगर मैं a की वैल्यू 2 और 3 फिल करता हूं तो ये बन जाता है 6, 2 इंटू 3 6, और ये बन जाता है 2 प्लस 3 इट इज 5, ठीक है जी। 2 प्लस 3 इट इज 5। सो आपके पास f की वैल्यू बन जाती है 6,5, ठीक है जी। बट एंड इफ a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 1, अगर मैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 1 लेता हूं, देन f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, f में कौन सा पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 इंटू 1 6, और यहाँ पे 6 प्लस 1 इट इज 7। सो यू सी दीज टू पेयर्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 6 की इमेज 5 भी है, 6 की इमेज 7 भी है। इट मीन्स 6 हैज 2 images, it means this image is not unique, so this relation f is not a function। ये जस्टिफाई कर दिया मैंने कि यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको प्रूव कर दिया कि 6 की 2 इमेजेस बन रही है, 6 की इमेज 5 भी बन रही है, 6 की इमेज 7 भी बन रही है। तो 6 has 2 images, the image is not unique, that's why this is not a function। Okay जी, I think now let us take question number 12, that is the last question of this exercise or this chapter। So let us take this question number 12। The question number 12 is let a is equal to 9 10, a की वैल्यू आपके पास गिवन है 9 10 11 12 13, these are the elements in the set A, and let f is a relation, f is from a to n, f is from a to n be defined as fx equal to, it is defined as fx equal to, हाँ जी, fx की वैल्यू कितनी गिवन है, ये आपके पास गिवन है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, fn, not it is not x, it is n, so highest prime factor of n, so this is the, ठीक है जी, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है जी। सो आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है बेटा जी, इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखिए डोमेन इसकी ए है और को डोमेन इसकी नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। और जो फंक्शन डिफाइंड है एफ एन इज इक्वल टू, ठीक है जी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू ए, और वेयर एन जो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है।
अब हम क्या करेंगे, 9 पहला आपके पास एलिमेंट 9 है, तो 9 के फैक्टर करेंगे बच्चे। 9 के फैक्टर प्राइम फैक्टर हो जाते हैं 3 इंटू 3। 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। 11 के प्राइम फैक्टर 11 ही रहता है, ठीक है जी, एक ही है। और 12 जो है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। और 13 जो है इसका प्राइम फैक्टर 13 ही है। अब आप क्या लिखोगे, जैसे इसमें fn की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, आप देख सकते हो 9 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, दोनों सेम है, तो 9 की इमेज जो है वो 3 हो जाएगी, दोनों 3 है ना, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है आपने। हाईएस्ट यहाँ पे लिखा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो अगर मैं n की वैल्यू 9 लेता हूं तो इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हुआ। 10 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 और 5 है ना, तो 5 is the highest prime factor, so we can say that the image of 10 is 5। ठीक है जी, 11 की तो 11 ही होगी because this is the only factor, prime factor, ठीक है बच्चे। एंड the image of 12 is, आप इजिली बता सकते हो कि इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, so the image is 3। और 13 की 13 इमेज आएगी। ये आपको इजिली समझ आ जाएगा जब आप इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें ये लिखा है कि ऐसा फंक्शन fn जिसमें कि अगर n की वैल्यू यहां से उठाएं तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर उसकी इमेज लेनी है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 5, 11 का 11, 12 का 3 एंड 13 का 13। So as you know, when you find the range of the function, as you know how to find the range, range means पेयर, जो जितने भी पेयर्स दिए हैं उनके दूसरे दूसरे एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट्स belongs to the range and first element belong to the domain, ठीक है जी। So its range is 3, 5, 11 and 13. These are the elements in the range. So this is your right answer. सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये एक गिवन है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू a। तो n जो है अगर मैं 9 लेता हूं तो इसमें आप देख रहे हो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है बच्चे, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, 11 का 11, 12 का 3 है, 13 का 13 है। मैंने सारे पेयर्स इसमें लिख दिए और मैंने रेंज इसमें से इजीली मैं डिटेक्ट कर सकता हूं। इसकी रेंज जो है वो सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स दैट इज 3, 5, 11 एंड 13। ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2। सो आई होप you understood these topics. This is very easy topic, and if you not understood that topic, then you can watch the video again and again, right? Otherwise you can ask the questions in doubt clearing class, ठीक है जी। Okay, thank you so much.